हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। मैं वीरेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके हमारे यूट्यूब चैनल वर्चुअल अड्डा पे। बच्चों, लास्ट सेशन में जैसा हम लोग पढ़ रहे थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमने पढ़ा हुआ था, ठीक है। उसमें अलजेब्रिक फॉर्म हमने पढ़ा था, z = x + i y के रिगार्डिंग पढ़ा था। और उसके बाद हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ा था, जिसमें हमने स्ट्रेट लाइन, सर्कल, ठीक है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला के रिगार्डिंग डिस्कस किया था। उसमें सेक्शन फार्मूला, सेंट्रॉइड सब डिस्कस किया था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोलर फॉर्म, ठीक है। तो आज सेशन स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं चाहूँगा कि जो हमारे साथ नए व्यूअर जुड़ रहे हैं, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जो हमारे पुराने व्यूअर, मैं उनसे चाहूँगा कि बच्चों पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। पूरा वीडियो देखिए। आपके पास जो भी आपके पास कोई क्वेश्चन, डाउट्स हो तो हमारे फेसबुक पेज वर्चुअल आप जाके पोस्ट करिए। और एज वेल एज अगर आपके पास कोई वैल्यूएबल कमेंट है, जो सजेशन है, आप जो हमारे साथ पहुंचाना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स नीचे जो दिया हुआ उसमें आप शेयर करिए। अगर किसी बच्चे कोई लेक्चर मिस हो गया तो घबराइए नहीं बच्चों। आपको करना क्या है कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ 1 बाय 1 सारे लेक्चर को फॉलो करते जाइए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं पोलर फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है। तो पोलर फॉर्म में अगर ध्यान दो बच्चों, तो देखो बेसिकली जो पोलर फॉर्म के बारे में हमें डिस्कस करना है। जैसे आपने अलजेब्रिक फॉर्म में क्या पढ़ा था, z = x + i y पढ़ा था, और जहाँ पे x, y जो था हमारा रियल नंबर था, ठीक है। x और y क्या था, हमारा रियल नंबर था। तो ये हमारा अलजेब्रिक फॉर्म था, इसी को हमें पोलर फॉर्म को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म भी कह सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसे हम लोग पोलर ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म भी कह सकते हैं। इसके रिगार्डिंग अगर हमें अलजेब्रिक फॉर्म को या कॉम्प्लेक्स नंबर को, अलजेब्रा जो है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रिस्पेक्ट में लिखना हो तो इसे क्या लिख सकते हैं, ठीक है। आज क्लास में हमें यही समझना है, ठीक। तो आपको ये बात ध्यान देना है कि z अगर x + i y होगा बच्चों, तो आपको ये देखो क्या करना है, इसमें दो टर्म आपको समझना है। पहला मॉडुलस, ठीक है, मॉडुलस ऑफ z क्या होगा अभी आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, जैसा आप जानते हैं ऑलरेडी, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें हमें दूसरा बात समझना है बच्चों, आर्गुमेंट ऑफ z कहिए, या आर्गुमेंट ऑफ z के शॉर्ट फॉर्म में ARG कहा जाता है बच्चों। और एम्पलीट्यूड ऑफ z, इसको ऑल्सो कॉल्ड AMP ऑफ z कहा जाता है। इस कॉल्ड थीटा, इसको थीटा कहते हैं बच्चों, इसको r कहते हैं, ठीक है। तो आज क्लास में हमें इन्हीं दो चीज़ों पे बात करना है पोलर फॉर्म के अंदर, कि मॉडुलस ऑफ z के मतलब क्या होगा। मॉडुलस ऑफ z अगर कहा जाए, दैट मीन्स आप मॉड ऑफ z कह सकते हो, इसकी वैल्यू हम लोग r के बराबर मान के चलेंगे, ठीक है। और आर्गुमेंट ऑफ z जो होगा, आर्गुमेंट ऑफ z की हम ARG ऑफ z कह सकते हैं, और एम्पलीट्यूड ऑफ z कहेंगे, या AMP ऑफ z कह सकते हैं। इक्वल टू थीटा के बारे में बात करना है बच्चों। तो ये दो चीज़ें हमें फोकस करना है, किसमें, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना होगा। तो देखो, अगर लिखना है तो हमें कुछ बातें ध्यान रखनी होगी, ठीक है। तो देखो समझना क्या, अगर आप यहाँ पे मॉड ऑफ z इक्वल टू, अगर मैं पहले चीज़ की बात करता हूँ कि अगर मॉड ऑफ z लिखते हो आप, तो आप जानते हो, सबको पता है कि मॉड ऑफ z क्या होता है, x² + y² होता है, राइट। या इसको अपने समझने के लिए आप क्या लिख सकते हो, z - 0 भी लिख सकते हो आप, x² + y² लिख सकते हो, ठीक है। अगर x² + y² अगर आप लिख रहे हो तो आपको ये पता होता है कि भाई x² + y² आपको मैंने बताया था, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने डिस्टेंस में हमने पढ़ा है कि अगर मॉड ऑफ z1 - z2 लिखा होता है बच्चों, तो इसका क्या मतलब होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो यहाँ z और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस की बात कही जा रही है कि भाई z से हमारे एक पॉइंट P जो होगा, ठीक है, उसके बारे में क्या कह सकते हैं कि भाई उसका डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, √(x² + y² होगा। तो आप लिख सकते हो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, यहाँ लिख सकते हो डिस्टेंस बिटवीन, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, बिटवीन z एंड ओरिजिन, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई आप z - 0 मतलब कहना क्या चाहते हो आप, ठीक है। और आर्गुमेंट ऑफ z की बात करते हैं, तो आर्गुमेंट ऑफ z हमारे पास जो था, ARG ऑफ z के अगर बारे में बात करते हैं, ठीक है, इसका मतलब होता है बच्चों, इट इज द एंगल दैट ज्वाइन, या ज्वाइनिंग कह सकते हैं,
z एंड ओरिजिन, ओरिजिन को o लिख देता हूँ मैं, ओरिजिन o मेक, ठीक है, पॉजिटिव रियल एक्सिस, ओके, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बेसिकली देखो ये सारी चीज़ें हमें समझना था कि भाई ये आर्गुमेंट ऑफ z क्या होता है, इट इज़ द एंगल बिट ऑफ दैट ज्वाइनिंग z एंड 0। अब इसको समझता हूँ मैं, आपको फिगर बना के समझाऊँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि हमारे पास, आप ऐसा फिगर समझो कि हमारे पास, जैसा मैंने बताया था, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में से हम कौन सा प्लेन कहते हैं, या एक्स वाई प्लेन कहेंगे या आर्गुमेंट प्लेन कहेंगे, हमारा रियल एक्सिस होता था, ठीक है, और ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस होता था, जैसा आप जानते हो आप लोग, ठीक है। तो ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है, और ये हमारा पॉइंट z है जिसके बारे में बात कर रहे थे हम लोग, और ये यहाँ से एंगल बना रहा है पोस्टीरियर एक्सिस थीटा, हम लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर इस z के पास पहुंचने की अगर बात करते हैं बच्चों, तो z के पास पहुंचोगे कैसे बताओ। अगर कोऑर्डिनेट फॉर्म में अगर इसको हम लिखा जाता है x, y लिख सकते थे, तो अगर इसको ऐसा समझो, अगर मैं इसके पास पहुंचना चाहता हूं तो ये हमारा क्या हो जाएगी, x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ देखो 90 डिग्री अगर बना रहे हो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो ये आप ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा कि ये x² प्लस y² होगा। और इसी को हम लोग नथिंग बट क्या कह दे रहे हैं, r कह दे रहे हैं। इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, r। इसी को आप देखो हम लोग क्या कहेंगे, चलेंगे r कहेंगे। जब भी r की बात कहा जाए, चाहे जो भी, तो आपको दिमाग में आने चाहिए मॉडल ऑफ z के बारे में बात कर रहे हैं। और ये जो एंगल बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है, रियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में, जो आपने यहाँ लिखा हुआ है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो आपने वर्ड यूज़ किया है विथ रियल एक्सिस, मतलब ये हमारा जो पूरा एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो आप लिखते हो कि x डैश कहते हो, रियल एक्सिस जो होता है, ये y और y डैश हमारे पास जो है उसके रिस्पेक्ट में ऐसा कुछ दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे अगर आर्गुमेंट ऑफ z की अगर बात करते हैं, जैसे आपने r समझ लिया कि ये है, तो अगर आर्गुमेंट ऑफ z की अगर बात करते हैं हम लोग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, थीटा कहेंगे। और ये जो होता है आपको याद रखना है, ये आता कैसे है, ठीक है। अगर आर्गुमेंट ऑफ z के बारे में बात, जिसे हम लोग थीटा कहते हैं, तो यहाँ निकाल कैसे सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ देखो tan थीटा निकाल लो आप, tan थीटा बाद क्या हो जाएगा, y/x आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम लोग थीटा के बारे में बात करें तो क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स y/x। और थीटा इज़ नथिंग बट हमारे पास क्या आर्गुमेंट ऑफ z है, तो यहाँ से लिख सकते हो आप कि आर्गुमेंट ऑफ z या एम्पलीट्यूड ऑफ z इक्वल टू की अगर बात करें तो क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स y/x लिख सकते हो, ठीक है। ये जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों, ये आपके क्लास 11th में भी है, ये ध्यान रखिए, चीज़ें जो हमारे क्लास 11th के रिगार्डिंग भी है, ठीक है। ये दोनों में आता है, जो मैं पोलर फॉर्म पढ़ा रहा हूँ 11th में भी है, और एज वेल एज आपके जेई वाले पोर्शन में भी है, दोनों एक साथ मिला के पढ़ा दे रहा हूँ मैं। तो आप देख लो, tan थीटा इक्वल टू आपने ये कर लिया, tan इनवर्स y/x हो गया, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर यहाँ से अगर कॉस और साइन निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो बच्चों आप, बट याद रखना जब भी कोई वैल्यू लोगे कॉस और साइन की, तो आप फर्स्ट अकॉर्डिंग दोनों का साइन सेम होना चाहिए, चाहे साइन कॉस, ऐसा नहीं हो कि साइन अगर फर्स्ट में ले रहे हो मान लो तो दोनों पॉजिटिव, लेकिन सेकंड में साइन अगर कॉस निकालना चाहते हो, मान लो अगर साइन की अगर बात करता हूँ मैं, तो यहाँ अगर साइन थीटा लिखना चाहो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग तो क्या लिखेंगे बताओ, y/√x² प्लस y लिख सकते हो आप। अगर मैं साइन की बजाय कॉस थीटा की बात करूँ तो x/√x² प्लस y² लिख दिया आपने, ठीक है। तो आपको यहाँ एक बात ध्यान रखना है, वो क्या कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ये तो लिख दिया, सेकंड के अकॉर्डिंग आपने देखो, सेकंड में जाओगे तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तो हमें वो वैल्यू एंगल की लेनी है जो दोनों में कॉमन हो, या डायरेक्टली आप इससे निकाल लो आप। थर्ड में जा रहे हो, देखो दोनों की दोनों वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो अब उसके अकॉर्डिंग बात करोगे, सेम एंगल लेना है आपको। फोर्थ में जाओगे तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो हमें वो एंगल लेना जो दोनों के करस्पॉन्डिंग सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं बच्चों, तो आपको ये एंगल कैलकुलेट करते समय बातें छोटी छोटी जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, चलिए आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर इसे पोलर फॉर्म में लिखा जाए तो फाइनली क्या लिखेंगे उसको समझते हैं आप लोग, ठीक है। इसको इरेज कर रहा हूँ मैं,
जैसा हमने समझ लिया सब कुछ, तो अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखना चाहें बच्चों, तो हमारे पास आ जाएगा z जो होगा r cos थीटा प्लस i sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जैसा मैंने बता ही दिया r कैसे निकालेंगे, इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और प्लस वाई स्क्वायर कैसे हो, थीटा क्या होता है आपको पता हो चुका है कि आर्गूमेंट ऑफ z कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पोलर फॉर्म में बोला जाए तो आपको इसमें कन्वर्ट करना होगा, आपको बस इसी के अंदर रख देना है, तो आपका पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन दिया है, इफ z इक्वल टू √3 प्लस आई दिया है। ठीक है, राइट इन पोलर फॉर्म। अगर हमसे ये देने की बात कर रहा है जैसे पोलर फॉर्म में बताइए क्या आएगा। ठीक है, देखो मैं पूरा एक प्रोसेस करके समझा दे रहा हूँ, कैसे करोगे आप। देखो z होता है कि आपको पहले से पता है z इक्वल टू क्या होता है, x प्लस वाई होता है, तो लिख दो यहाँ पे लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई सच दैट वेर एक्स कामा वाई होगा, रियल नंबर होगा। एंड यहाँ में गिवन क्या देखो, तो z हमें गिवन है यहाँ पे √3 प्लस आई इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, फॉर गिवन यहाँ लिख दीजिए, गिवन हमें z इक्वल टू क्या गिवन है, √3 प्लस आई गिवन था, इस वजह से आपने ऐसा लिख दिया। यहाँ क्या करो, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ये वर्ड लिखना ज़रूरी है। जैसे रियल करोगे बच्चों तो आपके पास देखो क्या आने वाला है, आपको ध्यान दो, यहाँ से मिलेगा आपको x इक्वल टू √3 मिल जाएगा और y इक्वल टू मिल जाएगा 1। अब देखो ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, आपको पहले से पता है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम r, पहले हम लोग क्या निकालेंगे, r निकालेंगे, तो r क्या होगा, r को हम लोग क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ z कहते हैं। देन मॉडुलस ऑफ z, ठीक है, मॉडुलस ऑफ z दैट मीन्स मॉड ऑफ z कहिए चाहे मॉड ऑफ r कहिए, सॉरी r कहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो फाइनली क्या आ रहा है देखिए, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, दैट विल बी 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, दैट विल बी 2 आ जाएगा। एंड आर्गूमेंट ऑफ z की अगर बात करें बच्चों, इसे हम लोग थीटा कहते थे, वो कितना आएगा, tan इनवर्स y बाई एक्स, और y बाई एक्स मतलब कितना हो जाएगा, tan इनवर्स y हमारे पास 1/√3 हो जाएगा। बच्चों आपको पता है tan इनवर्स 1/√3 की वैल्यू क्या होती है, अगर एंगल रिस्पेक्ट में रिवर्स अगर बात करोगे आप, तो ये हमेशा पाई/, ठीक है, 6 की वैल्यू होती है। ठीक है, अब ये आपने देखो थीटा भी निकाल ली है और r भी निकाल लिया, बेसिकली आपके r आ चुका है। तो आपको करना क्या है, आपको पता है आपको क्या करना है, इस पोलर फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, तो फाइनली आप क्या कहोगे, अगर इस पोलर फॉर्म में रख दिया जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो अगर हम पोलर फॉर्म में लिखना चाहें देन लिख सकते हैं, सो कॉम्प्लेक्स नंबर z इन पोलर फॉर्म लिख सकते हैं बच्चों। z इक्वल टू क्या होगा, जैसा हम लोग जानते हैं कि r cos थीटा प्लस i sin थीटा होता है, इसमें रख दीजिए। r हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया, cos थीटा हमारे पास रख दीजिए। आपको सॉल्व नहीं करना, यही आपका आंसर होगा कि आप एंगल रख के वापस सॉल्व करेंगे तो वापस वहीं पहुंच जाएंगे, इसलिए सॉल्व मत करिएगा। आपने इस एल्जेब्रिक फॉर्म को पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे आपने सीख लिया है। ठीक है, यही आपको सीखना था। ठीक है बच्चों, तो आपको यही सब चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप कैसे लिखोगे, क्या कहोगे, कैसे क्या करना है। ठीक है, ये तो बात क्लियर हो जाती है। अब देखो तुम्हें एक चीज़ और सीखनी होगी, वो क्या, इसमें दो चीज़ों की बात की जाती है, एक जनरल आर्गूमेंट की बात की जाती है, एक प्रिंसिपल आर्गूमेंट की बात की जाती है। ठीक है, आपको दो बातें ध्यान रखनी है, क्या क्या है, एक जनरल आर्गूमेंट होता है, एक प्रिंसिपल आर्गूमेंट होता है। तो आपको इस पर ध्यान देना है क्योंकि क्वेश्चन उसी से बनते भी हैं। 2019 में भी क्वेश्चन आ चुका है उस पर बेस, ठीक है, 20 में भी आया हुआ था। तो आज पढ़ लेंगे तो नेक्स्ट क्लास में ज़रूर देखेंगे उस सारे क्वेश्चन को। चलिए समझते हैं क्या है इसका मतलब, जनरल आर्गूमेंट क्या होता है,
ठीक है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है उसको समझा जाए। ठीक है, क्योंकि जब तक समझेंगे नहीं कैसे समझ पाएंगे क्या है क्या नहीं है। बट हमेशा अगर देखा जाए बच्चों तो हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट से ही काम चलाते हैं, हर जगह प्रिंसिपल आर्गुमेंट की ही बात करते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। अगर हमारे पास इफ आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू अगर थीटा दे दिया गया हो, देन ऑल नंबर्स, ठीक है, 2 पाई प्लस थीटा कह लीजिए या थीटा कह लीजिए, 2 पाई प्लस थीटा कह दीजिए या 4 पाई प्लस थीटा कह दीजिए बच्चों। ठीक है, इस तरह जितने भी होंगे विल बी वैल्यूज ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z। ये सारी वैल्यू जो आएगी आर्गुमेंट ऑफ z की कह सकते हैं, क्योंकि हर एक वैल्यू चाहे साइन और कॉस सबका पीरियोडिक फंक्शन होता है बच्चों। आप सबको पता है उसका पीरियड कितने बार 2 पाई पे रिपीट करता है, इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि भाई 2 पाई 4 पाई 6 पाई इस तरह बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से एक बात कंक्लूजन लिख सकते हो, हेंस एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर, एक वर्ड लिख सकते हो, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर हैज़ इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z हो सकता है। ठीक है, एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर का बच्चों बहुत सारे आर्गुमेंट हो सकते हैं, बस आप चेंज करते जाओगे, 2 पाई ऐड करते जाओ या 2 पाई सब्ट्रैक्ट करते चले जाओ आप, तो बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, ये बात तो समझ में आ जाती है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल अमाउंट की बच्चों। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक है, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z के रिस्पेक्ट में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखें, इसको शॉर्ट में p सफिक्स में arg ऑफ z लिखा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, p आर्गुमेंट ऑफ z, इसको ऐसा लिखेंगे हम लोग। ओके, ये बात आपको ध्यान देना है कि अगर जब भी ऐसे लिखा जाए तो आप समझ जाइए प्रिंसिपल आर्गुमेंट के रिस्पेक्ट में हम बात करने जा रहे हैं। और पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर जनरली हम जब भी हम निकालेंगे बच्चों आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट से निकालेंगे, उसमें आपको ध्यान क्या देना है। पहला बात देखो, अगर आपको मैं क्वाड्रेंट के रूल से समझाऊं, मैं देखो आपको जैसे पता ये हमारा क्या होता था, रियल एक्सिस होता था, और ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस होता था। ठीक है, आपको पता है ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा। ठीक है, तो आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले आप जैसे आप एक्स और वाई कंपेयर कर दो तो पहले इसको साइन को देखोगे, एक्स वाई क्या होगा, एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, वाई पॉजिटिव होना चाहिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। एक्स नेगेटिव हो गया, वाई पॉजिटिव है बच्चों, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। अगर एक्स नेगेटिव है, वाई जो ऑल्सो नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट। एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट। ये तो आपको पहले ही ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये तो बात आपको क्लियर होगा पहले से ही। ठीक है, मैं उधर इरेज कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें लिखनी चाहते हैं हम लोग इसके बारे में। जैसे प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z की अगर बात करते हो बच्चों, तो इसमें कुछ चीज़ें और ध्यान रखने वाली होती है कि वो थीटा जो एंगल होगा, ठीक है, उसमें जो थीटा एंगल की हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक बच्चों अलग काउंट करते हैं हम लोग, और यहाँ से यहाँ तक अलग काउंट करते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अलग काउंटिंग और यहाँ से यहाँ तक, जबकि जनरल जो हम इसके पहले वाले जो बात करें उसमें पूरा एक एंटी क्लॉकवाइज में काउंट कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे एक बात नोटिस कर लीजिएगा। ठीक है, इट इज द वैल्यू ऑफ z which lies on the interval माइनस पाई से पाई इन क्लोज इंटरवल। ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा। दैट इज जो हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा माइनस पाई से
तो आपसे पाई के बीच में लाई करेगा बच्चों, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसको ऐसे लिखा जाए, ऐसे समझ में नहीं आएगा, ऐसे लिखिए आप, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऊपर रहेगा तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो देखो थीटा की अगर बात करोगे, अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा अभी हमने निकाला था, थीटा यहाँ से क्या लिखोगे, थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं tan इनवर्स मॉड लगा के लिखो आप, तो आपको कभी भी गलत नहीं होगा, हमेशा याद रखो मॉड लगा के लिखना, एक्स वाई कुछ भी दिया जाए आप मॉड लगा के लिखो आप। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो क्या लिखेंगे आर्गूमेंट बच्चों, पाई माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, देखो इसका माइनस से मल्टीप्लाई कर दो आप, क्योंकि भाई क्लॉकवाइज जाओगे तो माइनस में काउंट होता है, तो माइनस अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस पाई हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे बच्चों तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। इस तरह किस पहले आपको एक्स वाई पहचानना है, कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, देन आफ्टर आपको आर्गूमेंट निकालना है, ठीक है। और z आप जानते हो r तो सबके लिए सेम होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और प्लस वाई स्क्वायर होगा, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना है आपको, देखो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है 0 होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर 0, z इक्वल टू 0 प्लस आई 0 अगर मैं लेके चल रहा हूँ, याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, 0 प्लस आई 0 अगर लेके चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड तो निकाल सकते हो बच्चों, देन मैग्नीट्यूड ऑफ z आप बता सकते हो, देन मॉड ऑफ z बता सकते हो, या मॉड ऑफ z को या r बता सकते हो, 0 आएगा। एंड आर्गूमेंट ऑफ z जो होगा, जो थीटा का होगा बच्चों tan इनवर्स 0 बाई 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 0 बाई 0 में क्या आता है बच्चों, ये हमें पता नहीं है, ठीक है। तो आप कह सकते हो दैट इज आर्गूमेंट ऑफ z हैज़, ठीक है, दैट इज z हैज़ नो आर्गूमेंट लिख सकते हो, नो आर्गूमेंट, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए, z 0 का 0 का आर्गूमेंट हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि इसका आर्गूमेंट हम लोग नहीं निकाल सकते, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसका आर्गूमेंट नहीं निकाल सकते, 0 का बच्चों, ठीक है। ये सारी बातें हो गई, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो क्या होगा, किस में आपको ये समझना है। अब इसमें कुछ पॉइंट और डिस्कस कर लिया जाए, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट कह देता हूँ मैं, अगर मैं सेकेंड पॉइंट पे चलता हूँ, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे लाई कर ले मान लीजिए, ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे लाई करे, मैं लिख दे रहा हूँ z लाइज ऑन पॉजिटिव रियल एक्सिस, ठीक है। कहाँ लाई करे बच्चों, यहाँ पे अगर z लाई करेगा तो आप z इक्वल टू लिख सकते हो, देन प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z जो होगा सीधे आप 0 कह सकते हो। z लाइज ऑन निगेटिव रियल एक्सिस, अगर निगेटिव रियल एक्सिस पर लाई करे तो लिख सकते हो p ऑफ आर्गूमेंट ऑफ z जो होगा बच्चों क्या हो जाएगा बताओ, अगर 0 है तो इधर आएगा तो पाई कह सकते हो, ओके क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं हम लोग कि अगर z हमारे पास यहाँ लाई कर रहा था इस वाले कंडीशन में, अगर सपोज z यहाँ लाई कर जाए, यहाँ पे z लाई करे तो यहाँ से आप 90 डिग्री बनाएगा, z लाइज ऑन पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस, तो आप लिख सकते हो प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z लिख सकते हो बच्चों, π/2 आ जाएगा। एंड द लास्ट पॉइंट z लाइज ऑन नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस, तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z जो होगा -π/2 हो जाएगा, मतलब यहाँ की बात कर रहे हैं बच्चों। तो यहाँ से अगर काउंट करें तो π/2 कह सकते थे आप, अगर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो -π/2 कह सकते थे आप, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, कुछ चीज़ें जो आपको बताई जा रही है, ठीक है।
अब एक चीज़ लेता हूँ, मैं एग्जांपल लेता हूँ, जो जनरल आर्गूमेंट अगर आपसे पूछा जाए तब क्या होगा और प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा तब क्या होगा, उसे समझना है। चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हम लोग जनरल आर्गूमेंट और प्रिंसिपल आर्गूमेंट दोनों समझेंगे। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं जनरल आर्गूमेंट प्रिंसिपल आर्गूमेंट दोनों को डिस्कस करेंगे हम लोग। ऐसा क्वेश्चन लेंगे। देखो बच्चों, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को दोबारा तिबारा जरूर देखना। ऐसा नहीं कि हाँ हो जाएगा, नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ आपको लग रहा है कि भाई कुछ बाकी है, उसे दोबारा तिबारा जब भी प्ले करके देखें तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेता हूँ मैं, जिससे हम आपको दोनों चीज़ बताएंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया है इफ़ z इक्वल टू -1 प्लस √3i दे दिया। चलिए मैं दोनों ले लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये ले लिया, ठीक है। देन फाइंड, पहला पॉइंट है प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z और सेकेंड है जनरल आर्गूमेंट ऑफ z। दो चीज़ें हमें निकालनी है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या करोगे आप, समझो चीज़ों को। देखो पहले आपको z इक्वल टू पता है कि z आपको क्या दिया, z इक्वल टू आपको दिया है -1 माइनस √3i दिया हुआ था। और हमें पता है कि z होता क्या है बच्चों, x प्लस आई वाई होता है, और x y दोनों रियल नंबर होते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो आप x प्लस आई वाई जो होगा कंपेयर करोगे तो -1 माइनस √3 अगर i दिया हुआ है तो x वैल्यू कितना आ गया यहाँ से -1, और y की वैल्यू कितना आ गया बताओ, y की वैल्यू आ गया -√3। अब देखो ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ठीक है, दोनों निगेटिव है। तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z पहले पूछा गया, तो दोनों इक्वेशन किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। ऑब्वियस बात है, किस क्वाड्रेंट में लाई करें, हियर z लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर हमसे प्रिंसिपल आर्गूमेंट पूछा गया है, क्या पूछा गया है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट, दैट विल बी थीटा। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स माइनस पाई लिखा हुआ था, ठीक है। इसमें रख दीजिए। अगर इसमें रखोगे आप तो देखो tan इनवर्स y कितना, देखो -√3 है, -1 हो जाएगा, एक माइनस पाई हो जाएगा। मॉड में कोई भी नंबर जाता है बच्चों पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। अब √3 जो दिया हुआ है, आपको पता है 10 में √3 किसकी 60 डिग्री की वैल्यू होती है, और 60 को हम लोग रेडियन में लिख सकते हैं π/3, ठीक है। माइनस पाई मतलब कितना, 3 1 जा 3 हो जाएगा, -2π/3 आ जाएगा। तो आपको यहाँ से प्रिंसिपल अगर आर्गूमेंट पूछा गया तो आप कितना बताओगे, -2π/3। और देख भी सकते हो अगर एंटी क्लॉकवाइज काउंट करेंगे तो माइनस में आएगा। ये तो आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। अब हमसे पूछा गया था जनरल आर्गूमेंट बताओ। तो जनरल आर्गूमेंट में हम लोग सारा एंगल कैसे काउंट करते हैं बच्चों, याद रखिएगा, जब भी हम जनरल आर्गूमेंट की बात करते हैं, जो सारा का सारा एंगल होता है ना, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। अगर जनरल आर्गूमेंट की अगर बात कर रहे हैं तो सारा हम लोग एक ही डायरेक्शन से, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से काउंट करते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है, ओके, कि हम सारा का सारा किससे काउंट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट करेंगे। जैसा अभी हमने देखा कि z हमारा इसी में है कहीं पे, ठीक है। तो हम लोग जनरल आर्गूमेंट की बात कर रहे हैं, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आती है। तो अब ये बताओ, अगर ऐसा सोचो आप, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हमने क्या लिखना था, ऐसा सोचते थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लिखते हैं, आर्गूमेंट ऑफ इसके बारे में बात करना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, आर्गूमेंट ऑफ z इक्वल टू थीटा पाई, ठीक है, पाई हो गया। में ऐड करना चाहते हैं हम लोग, ठीक है, tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स कर दीजिए। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू आएगी उसको हम लोग क्या करेंगे, उतने में ऐड कर देंगे। तो पाई प्लस tan इनवर्स y हमारे पास क्या है, देखो तो -√3/-1 हो जाएगा, पाई आ जाएगा, यहाँ से आप अगेन आ जाएगा, मॉड होने की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा ये। तो पाई प्लस यहाँ से π/3 आ जाएगा, देखो 4π/3 आ गया। अब 4π/3 का मतलब जानते ही हो, π/3 मतलब कितना होता है, 60 डिग्री होता है, इसका मतलब 180 होता है। तो ऑब्वियस बात है कितना आ गया बच्चों, बताइए,
180 में 60 अगर जोड़ेंगे तो हमारे पास 240 आ जाएगा। ऑब्वियस बात है, 180 और 240 इसी में लाई करेगा हमारे पास। और -2π/3 मतलब कितना, -120 होता है। और जो इधर ही आप एंटी क्लॉकवाइज काउंट करोगे तो ऐसा ही मिलेगा आपको, इधर की तरफ मिलेगा। ठीक है, तो आपको बेसिकली अगर जेड की अगर बात किया तो जेड यहाँ पे कहीं होगा, ये यहाँ से जो एंगल होगा ये बनाएगा, और ये कितना बना रहा है आपको 240 डिग्री बना रहा है। अब अगर ऐसे काउंट करोगे और इसमें अगर काउंट करोगे तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट में हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में काउंट करते हैं, मतलब ये ऐसे काउंट कर रहे थे हम लोग। ठीक है, तो ये हमारा z होता था, ये हमारा 2π/3 एंगल बना रहता है, जैसे 120 डिग्री बना रहता है क्लॉकवाइज सेंस में। और इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, देखो आप। ठीक है, आप चाहते तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो पूरा एंगल कितना होता है आपको पता है, 360 होता है 2π, और 2π में से अगर इसको क्या करें, ऐड कर दो आप, तो 2π में से 2 -2π 4π/3 का तो 2 3 6 हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा, 4π/3 आ जाता है। देखो 4π/3 आया भी हुआ है। तो आप एक ही क्वेश्चन देख रहे हो, अगर आपसे पूछा जाता है, और जनरली हर क्वेश्चन में आप हम लोग किसकी बात करेंगे, प्रिंसिपल आर्गूमेंट की ही बात करते हैं। ठीक है, बट जनरल आर्गूमेंट भी पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालिए, जिस क्वाड्रेंट में ऐड करने के लिए मान लीजिए फोर्थ में होता है तो कितना, यहाँ पे कितना ऐड करते हैं हम लोग, 2π में से माइनस कर दीजिए, या क्या कर लेते हैं हम लोग, आपको पता ही है 3π/2 में ऐड कर दीजिए फर्स्ट एंगल जो भी आएगा आपके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर कट आपको ध्यान होनी चाहिए कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट की बात कहा जा रहा है कि जनरल आर्गूमेंट ऑफ जेड की बात कही जा रही है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करता हूँ मैं आपके साथ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। आपका सेकंड पॉइंट था ये जनरल आर्गूमेंट की जो बात कर रहे थे हम लोग। इसमें यही खास बात है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका जेई का। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं। ठीक है, और इसको पूरा पोलर फॉर्म में फिर से देखेंगे हम लोग। इसे मान लीजिए इफ z इक्वल टू -1, ठीक है, 1 - i लेते हैं, 1 - i दिया हुआ है। ठीक है, देन राइट इन पोलर फॉर्म। ठीक है, एज ए प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जेड पूछा जा रहा है। ठीक है, और सेकेंड आपसे, चलिए प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जेड की रिस्पेक्ट में बात करते हैं, छोड़िए इतना ही क्वेश्चन कर देता हूँ। हमसे ये क्वेश्चन दे दिया गया, पूछा गया भाई इसको आप इसका पोलर फॉर्म में लिखे क्या आएगा। तो फिर से वही काम करना है, क्या करना है, देखो z इक्वल टू क्या किया मैंने, 1 - i दिया हुआ है, और z होता है कितना है आपको पता है कि x + i y होता है। ठीक है, कंपेयर कर दो आप, तो अगर कंपेयर करोगे आप तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, और y इक्वल टू कितना आ जाएगा -1। ठीक है, 1 और -1 आ गया। अब 1 और -1 अगर आ गया है आपके पास तो देखो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब यहाँ देखो x पॉजिटिव है और y क्या कह सकते हो, बताओ, नेगेटिव है। तो हम कह सकते हैं हियर z लाइज ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, z जो होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। ओके, अगर z फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हमें पोलर फॉर्म में लिखना है, तो मॉड ऑफ z चाहिए। देन ठीक है, देयरफॉर मॉड ऑफ z दैट विल बी r इक्वल टू, हम कह सकते हैं इस x² + y²। और यही किसके बराबर होता है बताइए, x वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट विल बी √2 आ जाएगा। एंड अब प्रिंसिपल आर्गूमेंट का हो चाहे आर्गूमेंट ऑफ जेड का हो बच्चों, जैसा मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा आर्गूमेंट ऑफ जेड की बात करेंगे तो आप प्रिंसिपल आर्गूमेंट की बात समझिएगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें पता है -10 इनवर्स मॉड ऑफ y/x होता है, तो लिख दीजिए -10 इनवर्स मॉड y। y कितना देखिए -1/1 हो जाएगा, दैट विल बी -10 इनवर्स 1 हो जाएगा। मॉड में कोई वैल्यू होती है पॉजिटिव हो जाती है, तो -π/4 आ गया। ठीक है, हेंस z जो होगा z इन पोलर फॉर्म। ठीक है, z हमारा जो पोलर फॉर्म में होगा बच्चों, तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, z इक्वल टू मॉड ऑफ z cos थीटा प्लस i sin थीटा हमने पढ़ा था। तो यहाँ रख दीजिए, z है देखिए हमारे पास क्या √2 है यहाँ पे,
कॉस माइनस पाई बाई 4 प्लस आई साइन माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कॉस थीटा क्या होता है, कॉस माइनस कॉस थीटा हो जाता है, यहाँ से लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 4 लिख दीजिए यहाँ पे, प्लस आई साइन पाई बाई 4 लिख दीजिए। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों आज क्लास यहीं तक रहेगी। आप ठीक है एनसीईआरटी अगर बुक्स अगर रेफर कर रहे हैं तो आप वहाँ पे पोलर फॉर्म का अलग से चैप्टर बना के एक्सरसाइज बना के दिया, उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी को समझेंगे, उसमें और जेई के भी क्वेश्चन लिए जाएंगे जो आपसे डिस्कस करूँगा मैं, जो लास्ट ईयर आया हुआ है जनवरी में जो आया उसे भी क्वेश्चन में डिस्कस करूँगा। ठीक है, आपको समझ में आए बच्चों लाइक ज़रूर किया करिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, जिससे आप जो पढ़ रहे हैं आपके दोस्त भी उसका बेनिफिट उठाएं इस लॉकडाउन में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलता है। थैंक यू सो मच।